यार अब इतनी बारिश, ऊपर से ये शेर मुझे देख रहा है। गोपाल आगे एक गुफा में छिप जाता है। बाहर से शेर के घुर्राने की आवाज आती है। मेरे पास भागने की भी कोई जगह नहीं बची। शेर गुफा की ओर मुड़ता है, तभी एक हिरन वहां आ जाता है और शेर का ध्यान उस पे चला जाता है। गोपाल गुफा में ही बारिश रुकने का इंतजार करता है। यार अब आज तो मैं बच गया, किंतु बारिश रुकने पर कहीं शेर वापस ना आ जाए। गोपाल भागता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है कि बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अजी, कहाँ रह गए थे इतनी तेज बारिश में? फल मिले या नहीं? अरे सीता, मेरे पीछे एक शेर पड़ गया। शेर? यार अब आप ठीक है ना? किंतु अब हम लोग खाएंगे क्या? घर में तो कुछ नहीं है। सीता की बात सुन गोपाल उदास हो जाता है। वो तेज बारिश में ही अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। पता नहीं और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये जमीन कुछ देगी भी या नहीं देगी। दिन भर पसीना बहा देता हूँ, लेकिन मिट्टी जैसी सुन हो गई हो। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा और साहूकार का कर्ज कैसे चुकेगा। सीता भी उसके पास आती है और अपने साथ लाया हुआ कपड़े का पोटला खोलती है। सुबह से लगातार काम कर रहे हो, थोड़ी देर बैठ भी जाओ। इतनी धूप में बिना कुछ खाए काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तुम तो जानती हो, कभी फसल की चिंता, कभी कर्ज की चिंता, कभी घर के खर्च की चिंता। समझ नहीं आ रहा किस बात का पहले हल निकाले। सीता उसके पास बैठ जाती है और उसे रोटी पकड़ा देती है। अजी, हमें हिम्मत रखनी होगी। हो सकता है ऊपर वाला हमारी कोई परीक्षा ले रहा हो और जल्दी ही कुछ अच्छा हो जाए। तुम बस हिम्मत मत हारो। गोपाल खाना खाने लगता है। सीता थोड़ा रुक कर बोलती है, अजी, मुझे आपको एक अजीब सी बात कहनी है। पिछले 2-3 रात से मुझे एक ही सपना बार बार दिख रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है या कोई संकेत है, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही है। कैसा सपना देखा तुमने? ऐसा क्या देख लिया जो इतनी परेशान हो रही हो? मैंने सपने में देखा कि मैं जंगल में खड़ी हूँ और सामने एक सुनहरा वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की शाखाओं पर एक लाल रंग का फल लटक रहा था और उस फल से चमक निकल रही थी। फिर पता नहीं कैसे मुझे लगा मुझे वो फल तोड़कर खा लेना चाहिए, और जैसे ही मैं उसे हाथ लगाने जा रही थी, मेरी नींद खुल गई। अरे तुम भी यूं ही परेशान हो रही हो। सपने तो कभी भी कुछ भी दिखा सकते हैं। दिन भर तुम भी घर की चिंता करती रहती हो, इसीलिए ऐसे अजीब सपने आ जाते हैं। कुछ दिनों में ये सपने भी आने बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। दोनों अपना सामान उठाकर घर लौट जाते हैं। रात होती है और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। उस रात आधी रात के बाद अचानक सीता की आंख खुल जाती है। वो तुरंत गोपाल को हिलाकर जगाती है। उठो जी, उठो, मुझे फिर वही सपना दिख गया। बिल्कुल वही सुनहरा वृक्ष और वही चमकता हुआ लाल फल। इस बार सपना पहले से ज्यादा साफ था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो और कह रहा हो कि उस फल को लेकर आओ। गोपाल आधी नींद में आंखें खोलता है। अरे सीता, अभी तो आधी रात का समय है, तुम अचानक क्यों घबरा कर उठी गई? सपना ही तो था, सुबह बात कर लेंगे। नहीं जी, इस बार सपना अलग था। मुझे लग रहा था जैसे वो कोई साधारण सपना नहीं है। मेरे मन के अंदर बार बार एक ही बात आ रही है कि हमें वो फल लाना होगा, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। इतनी रात को मैं कहाँ जाकर ढूंढूं तुम्हारा सपने वाला वृक्ष और वो लाल फल? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप कल सुबह जाकर उसे जरूर ढूंढ कर लाओ। ठीक है, कल सुबह जंगल की तरफ जाकर उस वृक्ष को ढूंढूंगा और वो फल जरूर लेकर आऊंगा, पर तुम बस अब आराम से सो जाओ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल की आँख खुल गई।
गोपाल ने हल्के से दरवाजा खोला और जंगल की तरफ चल पड़ा। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। जंगल गहरा होता जा रहा था। पता नहीं मैं कहाँ ढूंढने निकला हूँ, ना जगह का पता है ना ही उस वृक्ष का रूप। बस सीता की बात मानकर चल पड़ा हूँ। काफी देर तक चलने के बाद भी उसे ना कोई सुनहरा वृक्ष दिखाई दिया और ना ही कोई चमकता हुआ फल। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी और गोपाल थक चुका था। जंगल में इतनी देर घूम लिया लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, बिना वजह इतना अंदर आ गया। जैसे ही गोपाल वापस मुड़ने लगा उसे तेज प्यास लगने लगी। उसका गला सूखा जा रहा था। बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा आराम मिले, फिर घर की तरफ निकलता हूँ। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। गोपाल झुककर पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पिया उसकी नजर अचानक झाड़ियों के पीछे से आ रही एक हल्की सी सुनहरी रोशनी पर पड़ी। ये कैसी रोशनी है? जंगल के बीच में इस तरह की चमक कहाँ से आ रही है? गोपाल झाड़ियों के पास गया और जैसे ही उन्हें हटाकर आगे बढ़ा उसके सामने बिल्कुल वैसा ही सुनहरा वृक्ष खड़ा था जैसा सीता ने सपने में बताया था। उसकी शाखाओं पर एक लाल रंग का चमकता हुआ फल लटक रहा था जो चमक रहा था। तो सीता सच कह रही थी, ये वृक्ष सच में यहाँ है और ये फल भी बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है जैसे उसने बताया था। अब मुझे जल्दी से ये फल तोड़कर घर ले जाना चाहिए। गोपाल वृक्ष के पास गया और उस लाल चमकते हुए फूल को तोड़ लिया। फिर वो मुड़कर वापस जाने लगा। उसके पीछे से अचानक आवाज सुनाई दी। रुको मनुष्य, तुम इतनी आसानी से कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने मेरे वृक्ष से क्या तोड़ लिया है? गोपाल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक अद्भुत सुनहरा हिरन खड़ा था। मैं नहीं जानता था कि ये वृक्ष तुम्हारा है। अगर ये तुम्हारा है तो मुझे माफ कर दो, मैं इसे तुरंत वापस कर देता हूँ। किंतु तुमने फल क्यों तोड़ा है? मेरी पत्नी को कई दिन से एक ही सपना बार बार आ रहा था। उस सपने में उसने इसी वृक्ष को देखा और इसी फल को देखा। उसका मन कह रहा था कि ये फल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं उसकी बात मानकर इसे लेने आ गया। ठीक है, तुम ये फल अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है, पूछिए। पहली पहेली सुनो, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेहनत और हौसला होती है। इनसे इंसान हर मुश्किल को हरा सकता है। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। कौन सी चीज़ जितनी ज़्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? वो चीज़ प्यार और दया है, जितना ज़्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। अब तीसरी और आखिरी पहेली, कौन सी चीज़ गरीब और अमीर दोनों को बराबर मिलाती है लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता? गोपाल कुछ देर सोचने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो है समय। समय सबको बराबर मिलता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत खूब गोपाल, तुम्हें मैं ये फल दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तब उसे जुड़वा संतानों की प्राप्ति होगी और जब दोनों संतान जवान हो जाएगी तब तुम्हें उन्हें मेरे पास लेकर आना होगा उस समय, और तब उन्हें अपना मार्ग चुनना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। गोपाल फल को संभालकर फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ जंगल से बाहर निकलने लगा। घर पर सीता सुबह से दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। सीता ने बाहर देखा तो गोपाल घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आप वापस आ गए, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं ठीक हूँ सीता, और जो तुमने सपने में देखा था वो सब कुछ सच निकला। जंगल के अंदर वैसा ही एक सुनहरा वृक्ष था और उस पर वही चमकता हुआ लाल फल लटक रहा था। मैं तुम्हारे लिए वही फल तोड़ कर लाया हूँ, लेकिन उस वृक्ष के पास एक अद्भुत सुनहरा हिरन भी था। गोपाल ने सीता को सारी बात बताई, फिर वो फल खा लेती है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ महीने बाद उनके घर में खुशी की आवाज गूंज उठी। सीता ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और बड़े का नाम रघु होगा और छोटे का नाम मधु होगा।
दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय के साथ उनके स्वभाव में अंतर साफ दिखने लगा। रघु बड़ा भाई था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। उसे दूसरों को चिढ़ाना और अपनी मर्जी चलाना पसंद था। मधु छोटा था, लेकिन उसका मन कोमल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी को तकलीफ में देखकर चुप नहीं रह पाता था। 20 साल बीत चुके थे। दोनों अब जवान हो चुके थे। एक दिन दोपहर के समय रघु हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर पड़ोस के बगीचे की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने पेड़ों पर जोर जोर से डंडा मारना शुरू कर दिया। पेड़ों से फल गिरने लगे। तभी बगीचे का बूढ़ा माली भागता हुआ वहां पहुंच गया। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मैंने इन पेड़ों को संभाला है। अगर तुम इन्हें तोड़ दोगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा। अगर तुम्हें रोकना है तो रोक कर दिखाओ, वरना चुपचाप खड़े होकर देखते रहो। बूढ़ा माली धीरे धीरे उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उसके कदम तेज नहीं चल पा रहे थे। बेटा, मत करो ये सब मेरे लिए। ये बगीचा ही मेरा सहारा है। अगर पेड़ टूट गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इन पेड़ों को छोड़ दो और मुझे परेशान मत करो। रघु जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक और पेड़ पर डंडा मार दिया। तभी मधु वहां पहुंच गया। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बिना वजह किसी का नुकसान करना ठीक नहीं होता। ये पेड़ इनके जीने का सहारा है। अरे यार, तुम हमेशा दूसरों की तरफदारी करते रहते हो। सारा मजा खराब कर दिया। ठीक है, अब मेरा मन भर गया है। मैं जा रहा हूँ, तुम ही संभालो अपने इस बूढ़े माली को। रघु वहां से हंसते हुए चला गया। मधु झुककर जमीन पर गिरे हुए फल उठाने लगा। बाबा, आप चिंता मत करो। जितने फल गिरे हैं मैं सब वापस जमा कर लेता हूँ, और जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसी शाम गोपाल ने रघु और मधु को अपने पास बुलाया। बेटा, आज मैं तुम दोनों को एक ज़रूरी जगह लेकर जाना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जंगल में एक सुनहरा हिरन मिला था, जिसने मुझसे एक वचन लिया था। वो तुम दोनों को तुम्हारी किस्मत के बारे में बताएगा। तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वो उसी जगह पहुंच गए जहां सुनहरा वृक्ष खड़ा था, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। तुम लोग आ गए, और ये दोनों वही संतान हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे कहा था। आज इन दोनों को अपनी किस्मत चुनने का अवसर मिलेगा। जो भी ये चुनेगा वही इनकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। सुनहरे हिरन ने अपने पास से 2 फल निकाले। एक फल तेज रोशनी से चमक रहा था और दूसरा बिल्कुल साधारण था। तुम दोनों के सामने 2 फल हैं। तुम दोनों को इनमें से एक एक फल चुनना होगा, और जब तुम इसे काटोगे तब जो भी इसके अंदर से निकलेगा वही तुम्हारी किस्मत का रास्ता तय करेगा। रघु ने बिना ज्यादा सोचे चमकता हुआ फल तुरंत उठा लिया। ये फल सबसे ज्यादा चमक रहा है, इसमें जरूर कुछ खास होगा। मैं इसी फल को चुनूंगा। मधु ने दूसरा साधारण फल उठा लिया। मुझे लगता है मेरी किस्मत भी इसी फल की तरह चमकने वाली है, और मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। रघु ने तुरंत अपना फल काट दिया। जैसे ही फल 2 टुकड़ों में टूटा, उसके अंदर से बहुत सारा धन जमीन पर गिरने लगा। अब इतना सारा धन मिलने के बाद मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम लोगों के साथ उस छोटे से घर में नहीं रह सकता। मैं अब अपनी अलग जिंदगी जीने जा रहा हूँ। इतना कहकर रघु बिना पीछे देखे वहां से चला गया। अब मधु ने अपना फल काटा। उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकला। ये साधारण हीरा नहीं है। इस हीरे की मदद से तुम किसी भी रोगी व्यक्ति को तुरंत ठीक कर सकते हो। ये तुम्हें इसीलिए दिया गया है ताकि तुम लोगों की मदद करो और उनके दुख दूर करो। ये तुम्हारी असली किस्मत है। अगर इस हीरे की मदद से किसी की जान बच सकती है तो मैं इसका उपयोग हमेशा लोगों की मदद के लिए करूँगा। इसके बाद गोपाल और मधु घर वापस लौट आए। सीता दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। तुम दोनों वापस आ गए, लेकिन रघु तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो कहाँ रह गया? रघु को उसकी किस्मत ने अलग रास्ता दिखा दिया। उसे बहुत सारा धन मिला
और उसने खुद ही फैसला किया कि वो अब अलग रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। माँ, आप चिंता मत करो, भैया ने अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुना है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन वो जरूर वापस लौट कर आएंगे। दूसरी तरफ रघु अपने साथ लाए हुए धन के साथ गांव से थोड़ा दूर एक बड़ी जगह पर अपना नया घर बनवाने लगा। धीरे धीरे उसका घर इतना बड़ा बन गया कि वो गांव के मुखिया के घर से भी बड़ा दिखने लगा। उसने अपने घर में सोने की सजावट करवाई, महंगी चीजें खरीदी। अब मैं यहाँ अकेले आराम से रहूंगा। गांव के लोग रोज उसके घर के पास से गुजरते और उसकी बड़ी हवेली को देखकर रुक जाते। धीरे धीरे लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। कल तक ये लड़का एक साधारण किसान का बेटा था और आज इतनी बड़ी हवेली में रह रहा है। ये सब एक दिन में कैसे हो गया? मुझे लगता है इसने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। ये बात तो ठीक नहीं लग रही, हमें इसके बारे में मुखिया जी को बताना चाहिए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर जगह लोग रघु के धन की ही चर्चा करने लगे। उधर मुखिया के घर में अलग ही चिंता का माहौल था। मुखिया और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे थे, जो काफी समय से बीमार थी। हमारी बेटी इतने दिनों से बीमार है, लेकिन अब तक कोई वैद्य उसकी बीमारी समझ नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा हम और क्या करें। हमने हर जगह कोशिश कर ली है। मैंने दूर दूर के सभी ज्ञानी विद्वानों को बुला लिया, लेकिन अब तक कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मुखिया कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। अब मैंने एक फैसला किया है। मैं पूरे गांव और आसपास के गांव में ये घोषणा करवाऊंगा कि जो हमारी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा और उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकार भी दे दूंगा, ताकि लोग हमारी मदद के लिए आगे आए। इतने में मुखिया का एक आदमी जल्दी जल्दी वहां आया। मुखिया जी, बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं और वो बहुत चिंतित दिख रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए और वो आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया जो सब लोग एक साथ मेरे पास आ गए हैं? चलो मैं खुद बाहर चलकर देखता हूँ। मुखिया बाहर आया तो देखा बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा खड़े थे और सब रघु के बारे में बात कर रहे थे। मुखिया जी, कल तक रघु एक साधारण किसान का बेटा था और आज उसने इतनी बड़ी हवेली बना ली। ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ मुखिया जी, इस बात की जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें इसका सच जरूर पता लगाना चाहिए। चलो हम सब उसके घर चलते हैं और उससे पूछते हैं। सब लोग मिलकर रघु की बड़ी हवेली के सामने पहुंच गए और उसे बाहर बुलाया। रघु, तुम्हें गांव के लोगों के सामने बताना होगा कि तुम्हारे पास इतना धन एक दिन में कैसे आया। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाया है। मुझे ये धन जंगल में मिला था। वहाँ एक सुनहरा हिरन ने हमें 2 फल दिए और उनमें से एक फल काटने पर मुझे ये धन मिला है। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। ये सब कहानियाँ हमें मत सुनाओ। कोई सुनहरा हिरन नहीं होता और ना ही फल काटने से धन निकलता है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो और सच छुपा रहे हो। हमें लगता है तुमने ये धन कहीं से चोरी किया है और अब कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। गांव वालों की बात गलत नहीं है। इतनी जल्दी इतना धन पाना साधारण बात नहीं होती। इसीलिए मैं फैसला करता हूँ कि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक तुम्हारी सारी संपत्ति गांव के हित में ली जाएगी और तुम्हें काल कोठरी में भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगे। सिपाहियों ने रघु को पकड़ लिया और उसे गांव की काल कोठरी में बंद कर दिया। उसकी बड़ी हवेली और सारी संपत्ति गांव के अधिकार में ले ली गई। अगले दिन मुखिया ने भी घोषणा कर दी कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करेगा उससे वो अपनी बेटी की शादी करवा देगा और अपनी सारी संपत्ति भी दे देगा। जब रघु को काल कोठरी में डालने की बात मधु तक पहुंची तो वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर वो मुखिया के पास गया। मुखिया और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे थे। मुखिया जी, मुझे पता चला है कि आपकी बेटी बहुत दिनों से बीमार है
और कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। मुझे लगता है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे आपकी संपत्ति या धन में कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई रघु को कालकोठरी से आज़ाद कर दिया जाए। अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को तुरंत आज़ाद करवा दूंगा, और जो मैंने घोषणा की है वो सब भी तुम्हें मिलेगा। अब तुम बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। मधु की बात सुनकर मुखिया और उसकी पत्नी के मन में उम्मीद जग गई। मधु अपना हीरा बाहर निकालता है और उसे मुखिया की बेटी के सिर पर रख देता है। जैसे ही हीरा उसके सिर को छूता है, एक तेज रोशनी चमकती है और कुछ ही पलों में लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। पिताजी, मुझे लगता है मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुखिया और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों से मेरी बेटी बीमार थी और आज तुमने उसे कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। मुखिया ने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया। तुरंत जाओ और रघु को कालकोठरी से आज़ाद करो और उसे यहाँ लेकर आओ। उसने जो गलती की है उसके लिए उसे माफ किया जाता है। कुछ देर बाद रघु वहाँ लाया गया। मधु, मुझे माफ कर दो। मैंने धन के घमंड में आकर तुम सबसे दूर जाने का फैसला किया था, फिर भी तुम ही मेरी मदद के लिए आए। भैया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ लेता है वही सच में बड़ा होता है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप वापस हमारे पास आ गए। रघु ने आगे बढ़कर मधु को गले लगा लिया। कुछ समय बाद मुखिया ने अपनी बेटी की शादी की बात मधु के घर वालों से पक्की कर ली। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।